नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ हमारे लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको स्टैंप ड्यूटी के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, साथ में स्टैंप ड्यूटी एक्ट से जुड़े प्रावधानों के बारे में भी बताएंगे। स्टैंप शुल्क के नियमों के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया माधवी। अगर आप भी चाहें तो आप हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 012061279370, 012061279338। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह का मशवरा ले सकते हैं। चलते हैं आज हमारे लीगल एक्सपर्ट नवीन पांडे जी की तरफ। सर, स्टैंप ड्यूटी क्या होता है, इसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है? माधव जी, स्टैंप ड्यूटी जो है ये एक प्रकार का सरकारी टैक्स होता है जो कि किसी कानूनी दस्तावेज पर लगाया जाता है। विशेष करके जब आप कोई संपत्ति जैसे कि जमीन, मकान या फ्लैट इत्यादि खरीदते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर जो है ये कर आपसे वसूल किया जाता है। जी आसान भाषा में यदि कहें तो जब भी हम कोई जमीन, फ्लैट, दुकान या घर खरीदते हैं तो उस सौदे को वैध और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उस दस्तावेज को मान्यता देने के लिए सरकार एक शुल्क लेती है। इसे शुल्क को हम स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। जी अब ये जो स्टैंप ड्यूटी है ये जमीन या मकान के रजिस्ट्री में भी देना पड़ता है। कोई लीज डीड अगर हम करते हैं या लीज एग्रीमेंट बनाते हैं या कोई अनुबंध यदि हम बनाते हैं और निष्पादित करते हैं या बंधक पत्र हो गया, गिफ्ट डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सब में जो है स्टैंप ड्यूटी हमें देनी पड़ती है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी देने के बाद ही ये दस्तावेज जो है ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं और इनकी वैधता साबित होती है। तो ये स्टैंप ड्यूटी होता है। ठीक है सर, और ये स्टैंप ड्यूटी आखिर क्यों लगाया जाता है, किसके पास ये ड्यूटी का पैसा जाता है? देखिए, यदि हम बात करें कि स्टैंप ड्यूटी क्यों लगाया जाता है जी तो एक महत्वपूर्ण कारण इसका ये है कि स्टैंप ड्यूटी जो है ये सरकारी राजस्व में आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जी इसे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही वसूली करती हैं। जी लेकिन ज्यादातर मामलों में यदि हम देखें तो ये जो है राज्य सरकारें वसूल करती हैं। जी अब दूसरा कारण होता है कि जो भी दस्तावेज हम बना रहे हैं, चाहे वो जमीन या मकान की खरीद या विक्रय के लिए हो या लीज के लिए हो या कोई भी ऐसा दस्तावेज है ना जिसमें किसी प्रकार की भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो रहा है जी तो उसके जो दस्तावेज है हस्तांतरण के उनको कानूनी वैधता देना, इस मकसद से भी स्टैंप ड्यूटी जो है लगाया जाता है। इसके अलावा जब आप स्टैंप ड्यूटी जमा करके कोई दस्तावेज जो है उसको रजिस्टर करते हैं जी तो लेन देन का एक रिकॉर्ड बनता है जिसको सरकारी महकमों में मेंटेन किया जाता है। जी तो कोई यदि ऐसी आपात स्थिति आती है जहां पर आपको उस लेन देन को साबित करना है तो ये सरकारी रिकॉर्ड जो है जनता के काम आता है। जी इसके अलावा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के संपत्ति हस्तांतरण में है ना कोई धांधली ना हो सके या कालाबाजारी ना हो सके या काला धन जो है उसका उत्सर्जन ना हो, तो उसके लिए भी जो है ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में काम आता है। जी साथ ही साथ यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है सरकार के पास में होता है ट्रांजैक्शन का,
जी तो वहां पर विवाद की स्थिति में इन रिकॉर्ड्स को जो है कोर्ट में भी हम मंगवा सकते हैं और विवादों से हम बच सकते हैं या विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में हम उस ट्रांजैक्शन को साबित करने की स्थिति में होते हैं। जी अब यदि बात करें कि ये पैसा किसके पास जाता है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को यदि हम देखें तो भारत में स्टैंप ड्यूटी जो है ये राज्य सरकार का एक विषय है। तो इस वजह से राज्य सरकार के खजाने में स्टैंप ड्यूटी के पैसे जो है वो जमा होते हैं और इसका उपयोग राज्य सरकारें विकास के कार्यों में जैसे सार्वजनिक सेवाओं के लिए या प्रशासनिक खर्चों के लिए कर सकती है। इसके अलावा जन कल्याण में सड़क, स्कूल, अस्पताल निर्माण के लिए जी या सरकारी योजनाओं के लिए खर्च करके इसका उपयोग सरकारें करती हैं। जी ठीक है सर। और अगर हम बात करें भारतीय अधिनियम स्टैंप अधिनियम 1899 में, तो उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। आखिर क्या है ये संशोधन? ठीक है, भारतीय स्टैंप अधिनियम क्योंकि सन 1899 में पारित हुआ था, जी तो अब समय के साथ साथ बहुत से तरह की जो है डेवलपमेंट्स पूरे दुनिया में हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी का आना हो गया और इसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी जो जब विकास होता है, जब तकनीक आगे बढ़ती है, जी तो हमें कानून भी ऐसे चाहिए होते हैं जो कि मौजूदा समय के अनुरूप हो और मौजूदा समय की जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान दे सके। जी तो इस वजह से सन 2019 में जी भारतीय स्टैंप अधिनियम को संशोधित किया गया था। ये संशोधन जो है इसमें पारदर्शिता और दक्षता लाने के मकसद से जी पहले जो स्टैंप ड्यूटी मैनुअली वसूल की जाती थी, है ना, उसको और भौतिक स्टैंप पेपर इशू किए जाते थे स्टैंप ड्यूटी वसूल करके, जी इसमें जालसाजी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती थी। जैसा कि हमने भूख में ये भी देखा हुआ है, जी जो तेलगी घोटाला सामने आया था, तो वो स्टैंप से संबंधित घोटाला था जहां पर जालसाजी और भ्रष्टाचार जो है उसकी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। जी तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जालसाजी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं ना रहे, जी इसको सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया। संशोधन के बाद अभी हम देख सकते हैं कि चारों तरफ ई स्टैंपिंग का बोलबाला है। अब ई स्टैंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर स्टैंप पेपर्स की जालसाजी या भ्रष्टाचार करने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग ना के बराबर, या इनमें इस तरह के भ्रष्टाचार और जालसाजी करने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा क्योंकि जी जालसाजों को भी अपने आप को टेक्निकली डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल तो पारदर्शिता और दक्षता लाई गई इन संशोधन के द्वारा। जी साथ ही साथ जो वित्तीय बाजार हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह, उनमें जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी, जो टैक्सेस लगते थे, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर से दिए जाते थे। तो जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें एक रूपता और स्टॉक मार्केट की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए भी ये संशोधन जो है बहुत ही काम आया। जैसे कि जो स्टैंप ड्यूटी है जी विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस पर, उनको एक मतलब जो है समान रूप में लागू किया गया, जिसकी वजह से अब चाहे किसी भी राज्य में ट्रांजैक्शन हो, जो स्टैंप ड्यूटी की दरें हैं जी वो एक समान हो गई है। इसी के साथ कर चोरी जो है, उस कर चोरी को रोकना या दोहरा कर लागू होने की स्थितियां जो उत्पन्न होती थी, एक ही ट्रांजैक्शंस पर दो दो जगह पे टैक्स वसूल किया जाता था, तो इसको भी खत्म किया गया है नए संशोधन में। इसके अलावा अभी का जो दौर है भारत में वो डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है और ई गवर्नेंस की हम बातें करते हैं। तो इस संशोधन के माध्यम से ई स्टैंपिंग की सुविधा ला करके और बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं स्टैंप ड्यूटी को लेकर के, जी इनको भी जो है डिजिटल रूप दिया गया है, जिससे कि ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया का जो नारा है, हमारा जो मकसद है,
उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। जी ठीक है साथ सर। ही साथ जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उनको अपडेट करने के लिए भी जो है ये जी संशोधन बहुत काम आता जी सर ठीक है, आपने अभी बात किया डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, स्टैम्प ट्रांजैक्शंस की, तो स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट में आखिर किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं? है। देखिए, यदि हम प्रावधानों की बात करें तो जी भारतीय स्टैंप अधिनियम के अंदर जी धारा 3 को यदि हम देखें तो उसमें शुल्क देयता निर्धारित की गई है। जी ये धारा हमें बताती है कि किन दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी जो है वो देय है। जी जैसे कि बही खाता हो गया, बिक्री विलेख हो गया, जी पट्टा जी या बंधक पत्र या ऋण पत्र या गारंटी अनुबंध इत्यादि, जी इनके ऊपर शुल्क की देयता होती है। और इसी प्रकार से और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं जिनको शुल्क की देयता होती है। जी तो ये चीजें हमें जो है धारा 3 को रेफर करके मालूम पड़ता है कि कौन से डॉक्यूमेंट पर हमें शुल्क देने की आवश्यकता है। जी इसके अलावा भुगतान का तरीका क्या रहेगा, जी तो इसके लिए जो प्रावधान है, स्टैंप ड्यूटी जो है इसका भुगतान या तो स्टैंप पेपर के माध्यम से किया जा सकता है, जो नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर्स होते हैं, जी या फिर अभी डिजिटल भारत के अंदर ई स्टैंपिंग के प्रति ई स्टैंपिंग की तरफ जो है ज्यादातर राज्य सरकारें शिफ्ट हो चुकी हैं। तो जो कि बहुत आसान है लोगों के लिए इसको जो है खरीदना या उसके तहत ट्रांजैक्शंस करना। ठीक है इसके सर। अलावा इम्प्रेस्ड स्टैंप या फ्रैंकिंग के तहत कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जी और कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पर एडहेसिव स्टैंप लगाया जाता है। जी तो इसके लिए भी प्रावधान जो है भारतीय स्टैंप अधिनियम के अंदर दिए हुए हैं। जी उसके बाद जो भुगतान करने की समय सीमा होती है, जी किसी दस्तावेज पर हमें कब और कितने समय के अंदर स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना है, इसके लिए भी प्रावधान हमें स्टैंप अधिनियम में मिल जाएंगे। जी धारा 17 यदि हम देखें इस अधिनियम का, जी तो इसके अनुसार जितने भी दस्तावेज हैं जिनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी देने की आवश्यकता होती है, उनके बारे में कहा गया है कि निष्पादन करने से पहले ही स्टैंप ड्यूटी जो है वो पे किया जाना चाहिए, जी जब तक कि कानून में कोई अन्यथा बात नहीं कही गई हो। ठीक है सर। इसके अलावा ई स्टैंपिंग की व्यवस्था की गई जी है ना। फिर धारा 35 को हम यदि हम देखें इस अधिनियम में, तो ये अधिनियम बात करता है ऐसे दस्तावेजों की जिन पर यदि स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई है, तो ऐसे दस्तावेज जो है वो अस्वीकार्य हो जाते हैं, उनकी न्यायालय के समक्ष कोई कानूनी वैधता नहीं रह जाती है। जी धारा 40 के अंदर कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं किसी भी दस्तावेज के ऊपर जो है शुल्क कितना देना होगा ये निर्धारित करने के अधिकार। जी और धारा 35 का यदि हम प्रोविजन क्लॉज देखें, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि यदि स्टैंप ड्यूटी नहीं चुकाई जाती है समय पर किसी दस्तावेज के निष्पादन के समय, तो उस समय शुल्क के अतिरिक्त जो जुर्माना लगाया जाएगा वो जुर्माना कितना होगा, है ठीक ना, है और सर। वो किस प्रकार से देय होगा और कौन निर्धारित करेगा, तो ये सारे प्रावधान। सर क्या स्टैम्प शुल्क वापस भी किया जा सकता है, और अगर हाँ तो किन हालातों में पैसों की वापसी हो सकती है? देखिए, जो स्टैंप शुल्क है जी इसको निश्चित तौर पर वापस भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है कुछ शर्तों और सीमाओं का निर्धारण किया गया है। जी स्टैंप शुल्क की वापसी की जो प्रक्रिया है ये हर राज्य में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो ये तभी संभव होता है जब डॉक्यूमेंट उपयोग नहीं हुआ हो। जी अब किसी व्यक्ति ने स्टैम्प पेपर खरीदा और मान लेते हैं कोई अनुबंध जो है वो निष्पादित होना था, या कोई विक्रय विलेख उस पर लिखा जाना था और सेल डीड रजिस्टर होना था, या इस तरह का कोई दस्तावेज तैयार होना था और उसका निष्पादन होना था, जी लेकिन किसी कारणवश ये दस्तावेज जो है निष्पादित नहीं हो सका, जी तो ऐसी स्थिति में स्टैंप शुल्क जो है वापस किया जा सकता है। दूसरी स्थिति ये होती है जब रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है, यदि सौदा किसी कारणवश रद्द हो जाता है जी और दोनों पक्षों की सहमति से रजिस्ट्री रद्द कर दी जाती है, तो उस स्थिति में भी स्टैंप ड्यूटी वापस लिया जा सकता है।
तीसरी परिस्थिति होती है कि जब दस्तावेज अवैध घोषित हो जाता है, जी। यानी कि जब कोई कोर्ट या अथॉरिटी उस दस्तावेज को अमान्य घोषित कर देती है, तो उस स्थिति में भी जो है स्टैंप ड्यूटी वापस लिया जा सकता है। चौथी स्थिति ये होती है यदि किसी व्यक्ति ने गलती से अधिक स्टैंप शुल्क का भुगतान कर दिया हो जी। और बाद में पता चले कि इतनी की आवश्यकता नहीं है, तो जितने स्टैंप की आवश्यकता है उतनी आप उपयोग कर सकते हैं और बाकी के लिए जो है उसको वापस ले सकते हैं। हालांकि जो राज्यों में नियम है, जी। अधिकांश राज्यों में ये नियम लागू किया गया है कि स्टैम्प पेपर जब खरीदा जाता है तो खरीद की तारीख या फिर जिस दिन जो है दस्तावेज रद्द कर दिया गया उस तारीख से 6 महीने या 180 दिन के भीतर आवेदन करना होता है। कुछ राज्यों में हम एक अलग अवधि भी देख सकते हैं जो कि 6 महीने से ज्यादा या कम हो, है ना। और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर यदि आप इस निर्धारित अवधि के अंदर में आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो विलंब के आवेदन के साथ, विलंब माफी के आवेदन के साथ भी थोड़ी पेनल्टी दे करके आप आवेदन कर सकते हैं और शुल्क आपको वापस किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया होती है कि एक आवेदन पत्र भरना होता है जी। उसके साथ में स्टैम्प पेपर की मूल प्रति अटैच करनी होती है और यदि सेल डीड या रजिस्ट्रीकरण का दस्तावेज रद्द हुआ है जी। तो दस्तावेज रद्दीकरण का जो सबूत है वो भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पहचान पत्र, भुगतान की रसीद इत्यादि संलग्न करना होता है और जिला कलेक्टर या स्टैम्प रजिस्ट्रार के स्टैम्प कलेक्टर के कार्यालय में इस आवेदन को देकर के वापस लिया जा सकता है। और यदि ये पाया जाता है कि हाँ शुल्क जो है वापसी योग्य है, आपका आवेदन जो है उस पर विचार किया जा सकता है, तो कई राज्यों में कुछ कटौती करके और फिर बाकी का शुल्क जो है वो वापस होगा। ठीक है सर। और अगर बात करें भारतीय स्टैंप अधिनियम प्रतिभूति बाजार या फिर स्टॉक मार्केट की, तो ये स्टॉक मार्केट को आखिर किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि स्टैंप अधिनियम है ना, इसमें स्टॉक मार्केट में भी जो है पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया, जो संशोधन किए गए उनके द्वारा जी। तो यदि हम बात करें कि स्टॉक मार्केट को कैसे प्रभावित करता है, तो 2019 में जो संशोधन किए गए उन संशोधित प्रावधानों के बाद प्रतिभूति बाजार में कई तरीकों से संशोधन ने प्रभावित किया है जी। जैसे कि एक समान स्टैम्प शुल्क की दरें जो है वो सुनिश्चित की गई जी। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टैम्प शुल्क की दरें होती थी, जिससे कि व्यापारियों को भ्रम होता था, लेन देन की लागत बढ़ जाती थी, जो आर्बिट्राज के ट्रांजैक्शंस होते थे है ना, उसमें कुछ राज्य ज्यादा लोकप्रिय थे तो कुछ राज्य कम लोकप्रिय थे। लेकिन 2020 में जो संशोधन लागू हुए 2019 वाले, इसके बाद में संपूर्ण भारत में एक समान दरें लागू की गई, जिससे लेन देन में पारदर्शिता बढ़ी, शुल्क संग्रह में एकरूपता आई और राज्यों को राजस्व समान रूप से मिलने लगे। इसी प्रकार से जो स्टैम्प शुल्क है इसकी देयता बायर या ट्रांसफरी के ऊपर निर्धारित की गई और शुल्क एकत्र करने का अधिकार डिपॉजिटरी या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया है, जिसकी वजह से जो स्टैम्प शुल्क वसूली की प्रक्रिया है ये ज्यादा सुदृढ़ होकर के सामने आई है और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता जिस पर जो स्टैम्प शुल्क है वो बिना दिए हुए कोई ट्रांजैक्शन होती है। इसके अलावा शुल्क संग्रह को की जो है केंद्रीकृत व्यवस्था लाई गई। अब स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई भी इस तरह के जो दस्तावेज हैं ये स्टैम्प, इनके ऊपर स्टैम्प शुल्क जो सेबी के तहत पंजीकृत इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि NSDL, CDSL या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उनके द्वारा स्टैम्प
जो है वसूला जाता है, जिसकी वजह से जो है डबल टैक्सेशन, इस पर रोक लगता है। और शुल्क वसूल करने के बाद में इन इंटरमीडियरीज का काम होता है कि ये संबंधित राज्य को उनके हिस्से का शुल्क जो है उसको अदा करें। इसके अलावा जो व्यापारिक लागत है जी उस पर भी प्रभाव पड़ा है इस वजह से, क्योंकि जब यूनिफॉर्म स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीमेंट हुआ जी तो इसके वजह से जो शुल्क की दरें हैं वो बहुत कम हो गई। जी लेकिन ये भी सुनिश्चित हुआ कि हर एक लेन देन पर जो शुल्क है वो वसूल हो रहा है। तो इसकी वजह से जो एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स हैं या जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं जी उनकी लागत में थोड़ी वृद्धि हुई है और बाजार में पारदर्शिता और कर संग्रहण बेहतर हुआ है। इसी प्रकार से विनियमन और पारदर्शिता में भी सुधार आया है, क्योंकि कुछ इंटरमीडियरीज हैं जो कि शुल्क को वसूल कर रही हैं और संबंधित राज्यों को आगे अदा कर रही हैं। तो इससे जो है जो स्टैम्प शुल्क को लागू करने की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से विनियमित भी हो रहा है और इसमें पारदर्शिता भी हमें देखने को मिली। तो इस प्रकार से जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर संशोधन का प्रभाव पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस शो से जुड़ने के लिए और अपनी सभी ज़रूरी जानकारियां साझा करने के लिए। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे नवीन पांडे जी, जो कि अधिवक्ता हैं और हमारे लीगल एक्सपर्ट भी हैं। आज हम बात कर रहे थे इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के बारे में, और आप भी चाहें तो आप हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं और किसी भी सवाल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे राय ले सकते हैं। आप हमें फ़ोन करके हमसे किसी भी तरह की राय ले सकते हैं और लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।